होप यू विल बी फाइन। वेलकम टू ऑल। शुरुआत करते हैं बेटा। ठीक है। तो आज 25 जून, जीएस फाउंडेशन, सब्जेक्ट पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और हमारा जो टॉपिक होगा वो ये जो चल रहा था, एक तो आपका चल रहा था बेटा शेड्यूल, दूसरा पार्ट शुरू करेंगे और फिर आर्टिकल से पहले जाएंगे अब तक के अमेंडमेंट।
सॉरी, मैं थोड़ा देर मौन रहा, एक्चुअली मैं इसको लिख रहा था इसीलिए। अटेंशन प्लीज। मैंने शेड्यूल की शुरुआत कर दी है, पर थोड़ा सा ये जानकारी। आज हम लोग शेड्यूल पढ़ेंगे, शेड्यूल के बाद पार्ट्स पढ़ेंगे, पार्ट्स के बाद आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, और नहीं तो अमेंडमेंट में जाएंगे। अमेंडमेंट में जाना ज़्यादा अच्छा है देन आर्टिकल्स, ठीक है। तो शेड्यूल पढ़ने के बाद पार्ट्स, पार्ट्स पढ़ने के बाद अमेंडमेंट, सो फार अब तक के सारे संशोधन, तब हम आर्टिकल्स पे धारा प्रवाह चलेंगे। अब आइए, हमारा जो संविधान है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनली मूल रूप में किस सिचुएशन में था? तो 4 वॉल्यूम, वॉल्यूम को सेक्शन भी कहते हैं, यानी खंड। तो हमारा संविधान कोई एक किताब नहीं है, 4 किताब है। यानी हमारा संविधान 4 वॉल्यूम में बटा है। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइडेड इन 4 वॉल्यूम नोन एज सेक्शन, इन हिंदी खंड। और यह सवाल आएगा, यूपीएससी पूछ चुका है, तो 1 पॉइंट। तो देयर आर 4 वॉल्यूम, बट एट प्रेजेंट आज भी 4 ही वॉल्यूम है एज इट इज। हमारा संविधान में मूल रूप से 22 पार्ट को कहते हैं भाग। पार्ट को आप सेक्शन नहीं कह सकते, पार्ट इज नॉट सेक्शन। सेक्शन मतलब खंड होता है ना, याद रखिएगा। 22 भाग है। ये 22 भाग आज काउंटिंग के पर्पस से 25 है। तो 22 था, आज 25 है, तो 3 बढ़ गया। अगर आप ऐसे सोचे 23वां, 24वां, 25वां, तो ऐसे मत सोचिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ भी है वह किसी न किसी पार्ट में क्लॉजेस के रूप में, सब क्लॉजेस के रूप में, उपवाक्य के रूप में जोड़ा गया है। सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है ना, जैसे उपवाक्य के रूप में जोड़ा गया है। जैसे पार्ट 4 है ना हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, तो पार्ट 4A जोड़ दिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो पार्ट 4 क्या था आप जानते हैं, पार्ट 4A कर दिया गया, तो ये चीज है। अब आइए, ऐसे ही पार्ट 9, तो पार्ट 9A बना दिया गया। उसी तरीके से और भी आगे बढ़े, पार्ट 14A बनाया। तो इस तरह से हम ऐसे किए। अब आइए, तो पार्ट आज काउंटिंग के लिए इतना है, कभी भी 23वां, 24वां, 25वां नहीं मिलेगा। अब है आर्टिकल्स, 395 आर्टिकल्स ओरिजिनली थे, आज बढ़ करके 470 हो गया है। और कोई भी ऐसा मत सोचिएगा 396, 397, बिल्कुल नहीं। आप कहीं ना कहीं देखेंगे 19 ABCDEFG तक चला जाता है, 21 AB में चला जाता है, 24 में भी कई हैं, 25 में भी है, 26 में भी है। इसी तरह से 51 में 51A है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज की ओर इशारा करता है। तो ऐसे है, 279 में A जुड़ गया, GST, समझ रहे होंगे हमारी बात। ऐसे 370 में ABCD है, 371 में बहुत सारे हैं, 35 में 35 ABC जो कश्मीर से रिलेटेड था। तो ऐसे जुड़े, ये सब क्लॉजेस के रूप में जुड़े हैं। सो देयर इज नो सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ एज 396, 397, 470, नो, यू हैव टू बी कम विद द असिस्टेंस ऑफ दैट। तो ये याद रखना है। काउंटिंग के लिहाज से 470 है एट प्रेजेंट। अब है शेड्यूल 8 थे 8, आज शेड्यूल बढ़ के 12 हो गए। तो आज का क्या इंपॉर्टेंस है, ये ओरिजिनली क्या था, ये ध्यान में रखना है। अब अगले पॉइंट पर, हमारे एक बहुत बड़े संविधान विशेषज्ञ हैं जो अभी अलाइव हैं। एक तो थे दुर्गादास बासु, जय नारायण पांडे, वो अब हम लोग के बीच नहीं हैं, उनकी किताबें मौजूद हैं।
लोग पढ़ते हैं। तो अभी जो एट प्रेजेंट हमारे एक बहुत ही बड़े विद्वान संविधान के हैं सुभाष कश्यप, उनकी 25 से ज़्यादा किताबें हैं। सुभाष कश्यप लोकसभा में जनरल सेक्रेटरी के तौर पर, मतलब सेक्रेटरी के तौर पर रह चुके हैं। आईएएस ऑफिसर थे, इस सभा के साथ संविधान विशेषज्ञ हुए, और सुभाष कश्यप ने कई किताबें लिखी, और इनकी लिखी हुई किताबें आईएएस पीसीएस वाले लॉ वाले बच्चे पढ़ते हैं। इनका एक किताब है भारत का संविधान, इनका एक किताब है क्या कहते हैं उसको, हमारी संसद, आवर पार्लियामेंट। ये दोनों मिल के पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी किताब है। सुभाष कश्यप की हमारी संसद बहुत ही अच्छी किताब है, याद रखिए। अब आइए, तो अकॉर्डिंग टू सुभाष कश्यप, उन्होंने हमेशा यही समझाया जब भी आए फोरम पे, कि जो आईएएस पीसीएस की तैयारी करने वाले बच्चे हैं या एनसीईआरटी के बच्चे जो भी हैं, वो हमेशा ये ध्यान दें कि आज भी आर्टिकल्स और पार्ट उतने ही हैं, डिजिट नंबर नहीं बढ़ा, 23वां 24वां नहीं हुआ, 396 97 98 नहीं हुआ है, उतने ही हैं। जब काउंटिंग के आधार पे पूछे तो बताइए आज बढ़कर कितने हो गए, तो बताइए, ये ध्यान। अब नोट, ऑल एडेड पार्ट्स एंड आर्टिकल्स आर, ठीक है, क्लॉजेस लाइक पार्ट 4, तो पार्ट 4 के बाद पार्ट 4A, पार्ट 4B, पार्ट 9 तो पार्ट 9A, पार्ट 14 तो पार्ट 14A। ऐसे ही आर्टिकल, जैसे आर्टिकल 19 है तो आर्टिकल 19A, BCD, और ए का भी सेक्शन होगा तो रोमन 1 2 3 4 चलता है, तो ये चीज़ है। तो इस तरह से जैसे आर्टिकल 21 है तो आर्टिकल 21A, तो इस तरह से चलता है। तो ये तो आप समझ गए, चलिए इससे आप फ्री हो जाइए, ठीक है। ध्यान रखिएगा एक खास चीज़ों को जो मैंने आपसे बताया। अब खास चीजों को समझना है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑन कॉन्स्टिट्यूशन पेंटिंग, ठीक है, पेंटेड बाय, ठीक है। ध्यान देना है, ये सवाल कई बार पूछ चुका है। हमारे संविधान के कवर पेज से लेकर अंदर के पन्नों पर बहुत सारी पेंटिंग्स है। इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए हमारे बंगाली बंधु, बंग बंधु, बहुत ही प्यारे आर्टिस्ट नंदलाल बोस ने तमाम पेंटिंग्स किए, जिसमें उपनिषद भी है, जैसे गुरु बैठे हैं और उनके शिष्य शिष्या बैठे उनको ज्ञान दे रहे हैं, ये भी पेंटिंग है। राम जो वनवास गए और आए और अयोध्या में सत्कार हुआ, वो भी पेंटिंग है। श्री कृष्ण जो अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं, वो भी चित्रण है। यानी रामायण से, महाभारत से, गीता से, अजंता की कुछ गुफाओं की पेंटिंग्स, ये तमाम जो हैं। तो हमारा संविधान सेकुलर ही है, और ये सब बातें यूनिवर्सल ट्रुथ के तौर पे देखा जाए ह्यूमन बीइंग के लिए, ना कि आप इसे हिंदू के चश्मे से देखें। अमिताभ बच्चन एक बहुत बड़े महान कलाकार हैं इस 20वीं 21वीं सदी के, और वो इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, नेशनल लेवल के तो हैं ही, पर उनको हम जाति से कहते हैं ये कायस्थ हैं, और कायस्थों में उसको हम बांध दें तो गलत होगा। अंबेडकर वर्ल्ड क्लास जो है लोग थे, विद्वान थे, बाबा भीमराव अंबेडकर, और उनको आप दलितों की सीमा में बांध देंगे
तो एक क्षेत्र विशेष के जो है वो प्रतिष्ठित तो हो जाएंगे, पर सारे समाज में व्यापक नहीं फैल सकते। अगर कृष्ण को यशोदा नहीं, देवकी, नंद अगर अपने ही पास रख लेते, कहीं जाने नहीं देते, तो ये पूरे वैश्विक उद्धारक नहीं बनते, उनकी वैश्विक पहचान नहीं बनती। अगर माँ अपनी भावनाओं को ज़्यादा जकड़ लेती और अपने हस्बैंड की बात नहीं मानते, तो एपीजे अब्दुल कलाम उसी रामेश्वरम द्वीप पर होते। लेकिन अपनी माँ की भावनाओं को समझाते हुए कलाम साहब के पिता ने माँ को समझाया, ये समुद्री पक्षी है, सीगल है, कब तक रोकोगे, उड़ जाने दो, आज देखिए वो वैश्विक हो चुके हैं। दैट इज द इम्पॉर्टेंस, यू हैव टू सेक्रीफाइस टू बिकम अदर्स, नॉट होल। तो याद रखिए, तो ध्यान में रखना है, वही चीजें कह रहे हैं। तो ये सवाल बार बार पूछता है कि भारत के संविधान पर किस व्यक्ति विशेष ने, चित्रकार ने तमाम पेंटिंग्स किए? नंदलाल बोस। ये वही नंदलाल बोस हैं जिन्होंने गांधी जी की एक बड़ी अच्छी पेंटिंग बनाई, दांडी यात्रा वाली पेंटिंग को, हाथ में ऐसे लाठी हुए, चश्मा लगा है और इस तरह से पेंटिंग है, नहीं, हाथ में लाठी लिए हुए। दिस पेंटिंग इज डन बाय नंदलाल बोस। 12th क्लास, एनसीईआरटी, हिस्ट्री, ओल्ड सिलेबस जाके पलटिए, हर चीज है, बस हमें पढ़ना है। ठीक है, तो नंदलाल बोस, पॉइंट क्लियर? यहां तक आप आ गए? अब भारत के संविधान को लेखक कौन है? अंबेडकर। पाकिस्तान के जुगल हैं, जोगेश्वर मंडल। तो पाकिस्तान के फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जोगेश्वर मंडल, नहीं? तो ये चीज़ है। खैर चलिए, उससे कोई मतलब नहीं। अब शुरुआत करते हैं हम शेड्यूल। तो हम लोग शेड्यूल पे चले। सबसे पहले 7th शेड्यूल होना था। सेवेंथ शेड्यूल, इसमें क्या है? तो हम लोग क्या कहते हैं इसके लिए? इसमें कहते हैं विधायी शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, एलोकेशन ऑफ बेटा ध्यान देना है। बेटा ध्यान से सुनिए। शेड्यूल यानी अनुसूची 7 में जो विधायी शक्तियां होती हैं, विधायी विषय होते हैं, कानून बनाने से संबंधित विषय होते हैं,
उन शक्तियों को जिस तरह से बांटा गया है केंद्र और राज्यों के बीच में, वही बात का रेफरेंस इन डिटेल 7th शेड्यूल में समाहित किया गया है। आई मीन एलोकेशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स और पावर, ठीक है, बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। दिस पावर्स categorized in three. The first category, union list, in Hindi Sangh Suchi. The second list is called state list, in Hindi Rajya Suchi. And the third one is called concurrent list, in Hindi Shamavarti Suchi. And there are not the list, but there are, as you know, residuary power, that's in Hindi avashisht shaktiyan, यानी बची खुची शक्ति, दैट इज इन हैंड ऑफ यूनियन, मीन्स पार्लियामेंट यानी केंद्र। गौर से अब सुनिए मेरी बात को। जैसा कि हम और आप सब जानते हैं, 1935 के संविधान के तहत देखा जाए तो लगभग बहुत सारे विषयों का बंटवारा हुआ। तो एलोकेशन ऑफ दिस लेजिस्लेटिव पावर्स, एलोकेशन बिटवीन यूनियन एंड सेंटर, फर्स्ट टाइम इन 1935 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट वाज एट वी आर टेकिंग इट्स फ्रॉम 1935 कॉन्स्टिट्यूशन एज यूजुअली, एंड सब्जेक्ट हैज बीन इंक्रीज्ड। सो यूनियन लिस्ट का मतलब ये है, इस लिस्ट में जो भी विषय है वो तमाम विषयों पर एकमात्र कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है, यानी पार्लियामेंट को है, यानी संसद को है, यानी संघ को है। क्यों? कहीं ना कहीं ये ऐसे विषय हैं जो पूरे भारत को प्रभावित करेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्था को प्रभावित करेगा। अतः ये जिम्मेदारी केंद्र की है, यूनियन की है, बिकॉज ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर। तो एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट पर आइए, इसमें क्या क्या विषय हैं? तो देर आर 97 सब्जेक्ट एट प्रेजेंट, 101 सब्जेक्ट इज नियर अबाउट। तो 97 सब्जेक्ट्स थे, बढ़ करके हो गए 101। उदाहरण देखते हैं, बहुत इजी है समझना। बेटा ऐसे टैक्स को ध्यान में लाइए जो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और स्टेट लगाती ही नहीं है। इनकम टैक्स कोई और नहीं ना लगाती, कॉरपोरेशन टैक्स कोई और नहीं लगाती, गिफ्ट टैक्स कोई और नहीं लगाती, नहीं ना लगाती। तो इसका मतलब ये टैक्स क्या है? अब देखिए, स्टैंप ड्यूटी केंद्र ही लगाती है, पर कहती है राज्य को अपने अपने राज्य में वसूल लो और अपने डेवलपमेंट पे खर्च कर लो। ठीक है ना, ये चीज़ है। जब हम इकोनॉमी पढ़ाएंगे, टैक्सेशन पढ़ाएंगे, सब कुछ उसमें आएगा। अब आइए, अब ऐसे मिनिस्ट्री की तलाश करिए जो मिनिस्ट्री राज्य में होता ही नहीं है। सिविल एविएशन यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, रेलवे मिनिस्ट्री, रेल मंत्रालय नहीं। आप भी जानते हैं न्यूक्लियर एनर्जी मिनिस्ट्री स्टेट में नहीं मिलेगा, नहीं। टेलीकम्युनिकेशंस नहीं मिलेगा, और सूचना और प्रसारण नहीं मिलेगा, फॉरेन अफेयर्स नहीं मिलेगा, डिफेंस मिनिस्ट्री स्टेट में बिल्कुल नहीं मिलेगा। समझ में आ रही बात? तो ये मिनिस्ट्री दिमाग में लाइए, जो सेंट्रल में होता है स्टेट में नहीं। दो सब्जेक्ट याद रह गए। अब तीसरे पहलू पर आइए, करेंसी का काम कौन करता है? केंद्र। राज्य का कोई मतलब नहीं। फॉरेन कंट्री से डिप्लोमेटिक रिलेशन कौन? सेंटर। तो सेंटर का सब्जेक्ट। फॉरेन से उधार डेब्ट लेना केंद्र का। 1919 के बाद एलपीजी पॉलिसी
न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 एलपीजी पॉलिसी से स्टेट अब फॉरेन से उधार ले सकता है, बट अगर सेंट्रल गारंटी दे, गारंटर बने तो, नहीं तो नहीं। तो ये चीज़ थोड़ा चेंज किया है। अब स्पेस मिनिस्ट्री इसी का होगा, आपके सामने में है ऐसी चीज़, ठीक है। तो ऐसे ढेर सारे हैं, अपने आप दिमाग में लगाते चले जाइए, सब पिक्चर क्लियर हो जाएगा। चलिए, ये हो गया बेटा। अब आइए निखात निधि। निखात निधि का मतलब समझते हैं? जमीन के अंदर 15 मीटर नीचे जो कुछ भी है वो सेंट्रल का है, केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आएगा। चाहे आपके घर के फर्श के नीचे कोई सोने का खजाना, पुराने जमाने का कोई खजाना, कुछ भी क्यों ना पड़ा हो, वो केंद्र का है। लेकिन जब उसकी खुदाई होगी और सोने चांदी, पुराने निखात निधि यानी जमीन के अंदर वाली निधि, निधि मतलब धन मिलेगा, तो आपको 10% मिलेगा, जो मालिक है उस जमीन का 10%। पॉइंट क्लियर हुआ? ये ध्यान में रखो। रॉयल्टी दी जाती है राज्यों को, कोयला लोहा खनन करता है केंद्र। रॉयल्टी थोड़ी राज्य को मिलती है क्योंकि राज्य को प्रदूषण झेलना पड़ेगा, जमीन देना पड़ेगा रास्ते के लिए, और भी चीजें होती हैं। तो इन सब तरह से तो ध्यान में रखिएगा। ये सब विषय केंद्र के हो गए, यूनियन लिस्ट में हो गए, ठीक है। अब आइए स्टेट लिस्ट, ये कितना था? तो स्टेट लिस्ट में था 66, आज घट के कितना हो गया? तो 61, 5 लेस कर गया। अगर क्या होता है इसमें, ऐसा टैक्स याद करिए जो स्टेट गवर्नमेंट ही लगाती है, वही वसूलती है और अपने ऊपर खर्च कर लेती है। गौर फरमाइएगा, एंटरटेनमेंट टैक्स ये आपको मिलेगा, जो अब आजकल जीएसटी में बदल गया है। तो जीएसटी तो दोनों मिलकर लगा रहे हैं, तो ये नई चीजें हैं। इसका मतलब है कि समवर्ती सूची में इन सब में फर्क पड़ा होगा, बिल्कुल पड़ा है। पर और भी तो है, कॉस्मेटिक्स आइटम्स पे, विज्ञापन पे, एडवर्टीजमेंट पे, ये सब पे है। कच्चा दारू, कच्चा दारू का मतलब ताड़ी, भांग, ये सब पे। और एंटरटेनमेंट का संदर्भ था तो जीएसटी में आ गया। तो ये सब टैक्स है। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का, लैंड एक्विजिशन स्टेट का, प्राइमरी एजुकेशन पहले स्टेट का था पर अब कंकरेंट में है, तो ये आपने देख लिया। अब इसके अलावे देखा जाए तो अब आता है आपका सब्जेक्ट समवर्ती कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें वो विषय हैं जो दोनों बना सकता है, केंद्र भी राज्य भी। पर अगर टकराहट हुई तो केंद्र के बनाए हुए विषय कानून ही मान्य होंगे, प्रायोरिटी मिलेगी, वरीयता मिलेगी, राज्य का खत्म हो जाएगा। जैसे राज्य ने कोई कानून बनाया और केंद्र ने बनाया, तो केंद्र को कानून को राज्य को मानना पड़ेगा, उसका कानून लैप्स कर जाएगा। जब तक केंद्र उस पर कानून नहीं बनाया है और किसी राज्य ने बनाया हुआ है तो चलाते रहो, कोई हर्ज नहीं, वो राज्य में मान्य होगा। जिस दिन केंद्र ने उस पर बना दिया तो राज्य अमान्य हो जाएगा, क्योंकि वो पूरे भारत में लागू हो जाएगा, हर स्टेट में। लेकिन एक ट्रिक है, अगर किसी कंकरेंट लिस्ट पे किसी राज्य ने कानून बनाया और उस राज्य ने इस कानून को बनाया तो राज्यपाल का साइन और मुहर लगा होगा। लेकिन अगर राज्यपाल ने उसका रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट से करवा लिया तो भविष्य में अगर उस पर केंद्र कानून बनाता है उसी विषय पर, तो सभी राज्य में लागू होगा, उस राज्य में नहीं लागू होगा, क्योंकि ये बना करके राष्ट्रपति से पहले ही रेटिफिकेशन ले लिया है। तो कुछ नहीं कर सकता केंद्र उस राज्य के लिए। ये भी क्लू है, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आगे पॉइंट आउट करें। तो समवर्ती सूची में विषय क्या है? तो समवर्ती सूची के जो विषय हैं वो देखिए जरा। सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक वानिकी दोनों लगाइए, फॉरेस्ट दोनों लगाइए, एजुकेशन दोनों अपना यूनिवर्सिटी खोलिए, डीयू भी है, जेएनयू भी है, एमडीयू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी भी है, कुरुक्षेत्र भी है। समझ में आ रही है हमारी बात? तो ये चीज मायने रखता है। अब आइए, अब अगले पॉइंट पर आते हैं।
एजुकेशन है, पब्लिक हाइजीन, पब्लिक हेल्थ, जन स्वास्थ्य, दोनों का है। देखते हैं दोनों मिलके कोरोना के लिए लड़ रहे हैं ना, हर राज्य और सेंटर मिलकर। ठीक है, ये ध्यान में रखना। इसके अलावे और भी चीजें जो ज्वाइंटली चलते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ज्वाइंटली, स्पोर्ट्स ज्वाइंटली है, कंकरेंट लिस्ट में है, ध्यान में रखना। क्लियर। अब आइए, जब हमारा संविधान बना और बहुत सारे ऐसे विषय जो आज उभर के आए, जैसे इंटरनेट, आईटी लॉ, साइबर लॉ, सर्विस टैक्स। तो सर्विस टैक्स तो 1995 में आया, सेवा कर। और जो आईटी लॉ है वो 2000 ईस्वी में आया। बात समझाइए हमारी। जीएसटी 2017 में आया। ऐसे बहुत सारे। तो रूल कहता है कि उस वक्त में जो विषय कानून के दायरे के नहीं थे कि उस पर लॉ बनाओ और केंद्र या राज्य को दो या दोनों को, उसको छोड़ दिया। कहा इन फ्यूचर इफ नीड टू बी मेक लॉ ऑन दिस सब्जेक्ट or if any new challenges, new subjects will appear to make the law on that, that work done by union government, union, ठीक है, but in some ways it could be make consensus among all states too। तो राज्य की सहायता से, राज्य विधानसभा की सहायता से कंसेसली काम, लेकिन काम कौन करेगा? सुरक्षा परिषद को वैश्विक सुरक्षा की जिम्मेदारी है, सिक्योरिटी काउंसिल्स के 5 वीटो नेशंस को, और जो 10 मेंबर हैं। तो वैश्विक शांति की अगर है तो नेचर यही कहता है ना, वो अकेला थोड़े कर लेगा, सबसे मिलके करेगा ना। तो ये चीज है, तो ध्यान में रखिएगा। ये आपका है। तो कहा गया कि ये ताकत किसको दी जाए? केंद्र को, और केंद्र ने इसको लेना है और लिया हुआ है। तभी तो सर्विस टैक्स 95 में, आईटी लॉ 2000 में, जीएसटी 2017 में, और समय समय पर ऐसे लॉज लाते गए। समझ में आई बात? तो इसका मतलब ये हुआ जो बचा खुचा था, रेसिड्यूरीज पावर मतलब बचा खुचा, अवशिष्ट जो बच गया, तो बचे खुची पावर किसको दिया गया? केंद्र को। केंद्र इस पे कानून बनाएगी, ये मतलब है। समझ में आई बात? तो जम्मू कश्मीर का अगर ये जब हम बनाते हैं रेसिड्यूरीज पावर का इस्तेमाल करते हुए, तो जम्मू कश्मीर पर ये लागू नहीं होता था 5 अगस्त 2019 से पहले, लेकिन उसके बाद उसके दायरे में आ गया। तो उससे पहले जब हम आप लोगों को पढ़ाते थे तो ये कहते थे कि रेसिड्यूरीज पावर इन हैंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, वो अपनी मर्जी से लागू करेगा, जबरदस्ती नहीं। नाउ इन ऑल स्टेट्स, तो यही फर्क है, ध्यान में रखिएगा। इन हैंड ऑफ यूनियन पार्लियामेंट in respect of states including Jammu and Kashmir and Ladakh। ये कब से? सिंस अगस्त 2019, और 5 अगस्त 2019 से अब जम्मू कश्मीर के ऊपर भी यह रेसिड्यूरीज पावर सेंटर का लागू होता है। ये आपका क्लियर हुआ। अब आगे बढ़िए। 7th शेड्यूल अंडरस्टैंड कर गए ना, अंडरस्टैंडिंग में आ गए, इसको फ्री कर। अब है कंकरेंट लिस्ट में कितने थे? तो इसमें 47 थे, 52 हो गया। ध्यान में रखिएगा, संघ सूची में 97 था प्लस 4 इक्वल टू, स्टेट लिस्ट में कितना था? 66 माइनस 5 इक्वल टू 61। कंकरेंट लिस्ट 47 प्लस 5 इक्वल टू 52। ये जो है ये 5 यहां आ गया, लेकिन नाम मेरा ख्याल है अब और बढ़ गया है, और ये लगभग 56 के आसपास पहुंच गया है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें बढ़ी हैं, ये ध्यान रखना। चलिए बेटा, ये आप समझ गए, इससे फ्री हो, आगे चलते हैं।
सेवेंथ शेड्यूल क्लियर। ओके, एट्थ शेड्यूल। अब एट्थ पे बात करते हैं। इसमें क्या है, सबको मालूम है। एट्थ शेड्यूल कहता है संवैधानिक भाषा। यानी बेटा, अब आप शेड्यूल एट्थ पे हैं। आठवां शेड्यूल का विषय है सब्जेक्ट संवैधानिक भाषा का दर्जा, लैंग्वेज गेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडियन लैंग्वेज या डिफरेंट लैंग्वेज। Originally, when the constitution were prepared, that time was just 12 language that given constitutional status. Later on, one added become 13. Later on, two added become 15. Later on, three added become 18. And finally, so far, four added, now it's 22. In 2006 थ्रू 91st अमेंडमेंट, 51वें संशोधन से इसे जोड़ा गया। अब ये देखें, हम जब चार जुड़े 2006 में 91st अमेंडमेंट से, तो वो चार कौन से जुड़े? 18 तो पहले ही से थे। 19वें नंबर पे आया मैथिली, दैट्स
spoken by people of Bihar, especially North Bihar and border of Nepal. In Nepal, तो नेपाल में भी मैथिली बोली जाती है और बिहार। एंड आई वुड लाइक टू बी से, हमारे मिस्टर मोदी जहां जाते हैं वहां की भाषा बोलने का प्रयास करते हैं। तो मिथिला में भी 2 बार 3 बार गए और लाल पाग भी पहने, वहां का जो प्रतीक है, और मैथिली में थोड़ा 2-4 शब्द बोले। नेपाल भी गए थे तो मैथिली में 2-4 शब्द वो बोले थे। बोडो, ये नॉर्थ वेस्ट बंगाल और असम, जो दार्जिलिंग है, तिनसुकिया है, चिकन नेक वाला जगह है, कूच बिहार है, इन सब क्षेत्रों में जो बोली जाती है। टचिंग सिक्किम में भी, और टचिंग नेपाल बॉर्डर पे नेपाल में भी, और असम के टच में बोली जाती है बोडो। 21वें नंबर पे है संथाली, जो झारखंड में, हमारे संथाल परगना क्षेत्र जो कहलाते हैं, झारखंड में बोली जाते हैं संथाली ट्राइब्स के द्वारा। 22वां जो है डोगरी, ये डोगरा प्रदेश रीजन जम्मू कश्मीर में, जम्मू रीजन में है, थोड़ा टचिंग पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो डोडा, डोगरा, ये सब जगह है, वहां पर बोली जाती है। तो ये सीरियल नंबर जो मैंने दिया है 19, 20, 21, 22 एज इट इज है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है। बिहार से रिलेटेड हमारे बच्चे जरूर याद रखें मैथिली का कंडीशन। हमारे झारखंड से बच्चे जो हैं संथाली याद रखें। कश्मीर के बच्चे हमारे ये याद रखें, और ऐसे नेशनल लेवल के कोई एग्जाम के लिए ये याद रखें। दैट इज इट। तो एक पॉइंट तो ये हो गया बेटा, तो लैंग्वेज के ऊपर हो गया फिनिशिंग। अब किसी भी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिए जाने का क्या मतलब है, तो ध्यान में रखिएगा, गौर से सुनो। किसी भी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिए जाने का अभिप्राय ये है कि उस भाषा में पार्लियामेंट के भीतर कोई भी सदस्यगण जो इंग्लिश नहीं जानते, हिंदी नहीं जानते, वो इनमें से किसी भी भाषा में जो वो जानते हैं अपने सवाल पूछ सकते हैं, और जहां रिटेन रिप्लाई की जरूरत होती है उन्हें रिप्लाई भी उन्हीं की भाषा में दी जाएगी। यानी एनी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट कैन आस्क क्वेश्चन इन among these 22 languages to minister, and wherever need to be reply in written, want to be not mandatory to receive in same language. That is the means. Because of this reason, there are in the beginning 12 translation language department functioning in the parliament, and so far just 13. हमारे संसद में इतने भाषाओं में ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट है, पर देखिए इस ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट में अभी तक 13 ही है भाषा, जबकि हम 22 पर पहुंच गए हैं। और अमित शाह जी कहे हुए कि भोजपुरी को भी दर्जा देंगे, और शायद ये रखे हुए हैं जो अब जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होगा तो उससे पहले वो दे देंगे। मैं मान के चलता हूं कि ये काम वो 2022 या 23 में कर देंगे, हम 24 में इलेक्शन फिर लड़ेंगे। तो ये चीज है। अब आइए अगले पॉइंट पर ध्यान दें। अगला पॉइंट, तो एक तो ये देख लिया आपने, दूसरे पॉइंट पर देखते हैं और इसका क्या मतलब है। ऑल इंडिया लेवल के जितने एग्जाम्स होते हैं उसका जो मेंस होता है और इंटरव्यू, अगर एप्लीकेंट ने अपने इन 22 में से किसी एक लैंग्वेज में ही कहा कि हमें मेंस पेपर देना है और हमारा इंटरव्यू भी इसी लैंग्वेज में कंडक्ट किया जाए, तो ऐसा ही होगा। रूल है, आईएएस है ना, यूपीएससी जो लेती है, एनडीए है ना, उसके लिए तो इंटरव्यू तो एनडीए का होता है, पर मेंस नहीं होता। ऐसा हो भी चुका है। अब आइए जो मैं कह रहा हूं अगले पॉइंट पर। ये जो अभी डीपी अग्रवाल हैं, जो कभी यूपीएससी के चेयरमैन रहे, आईएएस ऑफिसर, जो अभी अन एकेडमी पे बैंगलोर से स्पीच देने जा रहे हैं, 3 दिन का जो सेशन है उनका स्पीच से तीसरा दिन है, 26 से 28 को होगा। तो उन्हीं के समय में उड़ीसा का एक लड़का यही किया था, और उसका मेंस एग्जाम और इंटरव्यू भी ओडिया भाषा में लिया गया था। चलिए अब आगे की बात करें। तो एक तो ये हुआ, इसका ये मतलब है जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है,
उनमें इन 22 भाषाओं में लैंग्वेज की पढ़ाई के लिए डिपार्टमेंट होगा, होना है, होना चाहिए नहीं। सबका चेयर्स होगा, नहीं है तो स्थापित किया जाएगा, यह रूल बनता है। तीसरा, भारत सरकार जो नोट निर्गम करती है, जारी करती है, इशू करती है, पेपर नोट, उस पेपर नोट पे डिफरेंट लैंग्वेजेस में उसकी वैल्यू लिखी होती है। तो रूल कहता है कि जितने कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज सभी में वैल्यूज भी लिखना है, तो ये वैल्यूज लिखने की प्रॉपर्टी। समझ में आई बात? आप इसका मतलब ये है कि व्हेन यू हैव टू बी कॉरेस्पॉन्डेंट विद सेंट्रल गवर्नमेंट, you have to be liberty to write your applications or correspondence in among any language that maintain in schedule earth constitutional status। ये सब मतलब है बेटा, पर रुपए पे अभी तक 17 से 18वीं भाषा दर्ज नहीं हुई है, ठीक है ना। बॉक्स में 15 भाषा होती है और एक हिंदी इंग्लिश में कॉर्नर पे होता है, तो 17 से ज्यादा नहीं बढ़ा है। मतलब समझ में आया? लिख देता हूं, इसको ऐसे समझिए। दूसरा, बेटा जो बात मैंने कहा वो लिख दिया। इसमें संवैधानिकता प्राप्त कर लेने का अर्थ है कि उस भाषा में अब पेपर नोट्स की जो करेंसी पर जो वैल्यू होती है, वो वैल्यू लिखना पड़ेगा, पर वैल्यू एडेड करना। जितने ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स हैं उसकी सब्जेक्टिव और इंटरव्यू एग्जाम्स उसमें कंडक्ट किया जा सकता है, अगर एप्लीकेंट बोले तो। भारत सरकार के साथ कॉरेस्पॉन्डेंट करने पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चेयर्स हर यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में स्थापित होगा और पार्लियामेंट में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ये मतलब है। और मैंने जैसा कहा कि चेयर्स हो गया, पार्लियामेंट में मेंबर्स क्वेश्चन पूछेंगे, और 13 ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट है हमारी संसद के पास, 22 नहीं है। तो याद रखिएगा, आज कितना ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट है? 13। पार्लियामेंट में से 13 है। ये सवाल आ चुका है बेटा, जो आया हुआ है, जो हाईलाइटेड होता है, हम उसी की बात करते हैं। तो चलिए ये भी हम फिनिश्ड कर दिए, ठीक है। लास्ट 4 हमेशा पूछेगा कि लास्ट 4 कौन कौन सा, तो लास्ट 4 को मैंने हाईलाइट किया।
बाकी हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। तो लैंग्वेज हो गया। अब 9th पे आते हैं, शेड्यूल 9। चलिए इसको मिटाया जाए। अब है बेटा 9th शेड्यूल। Unhearable in the courts, यानी बहुत सिंपल थ्योरी है बेटा, इसको ध्यान दीजिए। जस्ट 2 मिनट्स। चलिए बेटा, तो यहां तक समझ गए। अब शेड्यूल्स में 9th है, इसका अर्थ क्या है समझिए। 9th शेड्यूल कब ऐड किया गया यह भी जानना आपके लिए जरूरी है। 1951 थ्रू फर्स्ट अमेंडमेंट। सुनिए, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जब फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन हेल्ड हुआ 1951-52 में। तो प्रॉब्लम यह थी कि देशी रियासत जो मिल चुके थे भारत में, फिजिकली मिल चुके, यहां से नहीं मिले थे। आज भी उनकी बहुत सारी बातें ऐसी थी जो दिखाता था कि इंडिया इज नॉट यूनाइट, पर यूनिफिकेशन जरूरी था एट एवरी स्टेज, एवरी सेंस। और इन लोगों को पट्टी पढ़ाई गई थी बहुत प्यार से
आज आप देशी रियासत के राजा हैं, महाराजा हैं, राणा हैं, ठाकुर हैं, आपकी प्रजा है, आप कानून है, ढेर सारी संपत्तियां हैं, पर अब आजाद हो गया देश। एक लिमिटेशन तक आपकी संपत्ति है, उसके बाद ये देश का है। अब राजा शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको टिकट देंगे, कांग्रेस हम आपको टिकट देंगे, आप एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे, कानून ही तो बनाएंगे पार्लियामेंट में बैठ के, विधानसभा में बैठ के, कानून निर्माता हुए ही, रूलर हम हैं ही, शासक हैं ही। अब राजा नहीं कहलाएंगे, अब कहलाएंगे एमपी, प्रधानमंत्री, अंदाज वही होगा। तो इन सब बातों पर ले, लेकिन फिर भी इन लोगों के कुछ डिमांड थे, तो उस डिमांड को फुलफिल करने के ख्याल से एक अमेंडमेंट किया गया 1951 में। भारत के संविधान में पहला अमेंडमेंट 1951, पहला अमेंडमेंट, और उसके तहत एक शेड्यूल ऐड किया गया, एक अनुसूची जोड़ी गई जिसका नाम पड़ा 9th सीरियली, और ये 9th ही है, इसको 8A नहीं बोलेंगे, 9th। और इसमें ऐसी जो भी बातें अब रखी गई, ये कहा गया कि ये संसद का विशेषाधिकार है, स्पेशल राइट्स ऑफ द पार्लियामेंट टू क्रिएट द शेड्यूल्स, एंड देयर आर सम सब्जेक्ट्स kept inside of the 9th schedule. Those schedules are under 9th schedule, those subjects are under 9th schedule, cannot be questions, cannot be hearing by the court. कोर्ट तो एक ही है जो संविधान पे काम करता है, सुप्रीम कोर्ट। ये कहा whenever need to be changed, whenever need to be unboxed, it will be done by parliament. यानी 9वीं अनुसूची नाम के ऐसे एक डब्बे बने जिसमें जो विषय रख दिए गए, उस विषय को आप किसी भी स्थिति में कोर्ट में नहीं ले जा सकते, कोर्ट उस पर सुनवाई नहीं कर सकती, क्योंकि कहा गया ये सांसदों के विशेषाधिकार के तहत संसद का विशेषाधिकार है, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, हियरेबल नहीं है, सुनवाई के योग्य नहीं है। संसद जब चाहे 9th शेड्यूल खत्म कर दे, उनमें से किसी विषय को निकालकर कहीं और डाल दे, ऐसा कर सकती है। तो इस पर बहुत सारी चीजें ऐसे समय के साथ डाली गई। समय के साथ एक तमिलनाडु में रिजर्वेशन का था, तमिलनाडु में ब्राह्मण कम, दलित समुदाय के लोग ज्यादा हैं, तो तमिलनाडु में रिजर्वेशन 69% है, नॉट 49.5, ठीक है, तो 69% है, और ये 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। कोई कुछ नहीं कर सकता कि ये फेवरिज्म है, अनफेवरिज्म है, क्या है, पक्षपात है, कोर्ट कुछ जवाब ही नहीं दे सकती, क्योंकि उसके दायरे में नहीं है। कर्नाटक में ऐसे ही 72% रिजर्वेशन है, 72% रिजर्वेशन, जरा सोचिए। तो ये बात, एंड कुड यू बिलीव, अभी रामविलास पासवान ने, जब सुप्रीम कोर्ट ने अभी 10 दिन पहले एक फैसला सुनाया कि आरक्षण जो है मूल अधिकार नहीं है, विशेषाधिकार है, कभी भी खत्म किया जा सकता है, मूल अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट इज नॉट। तो रामविलास पासवान ने अगले ही दिन जो वचन दिए, प्रवचन जो आया कि क्यों ना इसे हम 9th शेड्यूल में रख दें, कोर्ट कुछ कर ही नहीं सकती। समझ में आई बात? दिस इज द वे, ध्यान रखिए। तो याद रखना है। लेकिन बाद में जब ये मसला ज्यादा हल होने लगे, सवाल उठने लगे, तब बाद में ये फैसला हुआ 92-93 में कि 92 तक जो भी मसले इसमें हैं उस पर कोर्ट सुनवाई नहीं करेगी, पर 92 के बाद अगर कोई भी चीज इसमें रखी जाती है तो इट विल बी हियरेबल इन द कोर्ट। अगर रामविलास पासवान के तहत अगले दिनों में आने वाले में अगर ये रिजर्वेशन जो है SC ST OBC के लिए अगर इसको 9th शेड्यूल में रखा जाता है, तो द कोर्ट विल बी अराइज द क्वेश्चन एक्नॉलेजली और एनी पेटिशंस, कोर्ट हियरिंग कर लेगी, तो अपने आप क्लियर हो जाएगा ये पक्षपात है या क्या है। और मैं तो चाहता हूं बेटा रिजर्वेशन खत्म हो जिस तरीके से, उस तरीके से रिजर्वेशन नहीं खत्म। मतलब मेरे कहने का मतलब है रिजर्वेशन का मेथड बदल दो। ये जो मेथड है डायरेक्ट सरकारी नौकरी के लिए वो गलत है,
सारे संसाधन हमारे उन तमाम बच्चों को मिलने चाहिए, जाके वो किसी भी जाति धर्म को, बस भारत के नागरिक हो, जो गरीब हैं, असहाय हैं, उन सबको संसाधन दो। सुनील से अगर 5 लाख रुपए डाल करके कोई चीज का कोचिंग लेते हैं, उन्हें फ्री में कोचिंग दीजिए, उनके लिए हॉस्टल बनाइए, हर चीज उनको फ्री में करिए, पर कंपटीशन में मार्क्स फ्री में मत दीजिए, लोअर मार्क्स पे उनको नौकरी मत दीजिए। कहीं ना कहीं आप करोड़ों बच्चों के दिल में एक जहर भर देते हैं इनडायरेक्टली, ऐसा करके। ये नहीं होना चाहिए। संसाधन पूरा फ्री करिए ना, उनके लिए 10-10 लाख रुपए दे दीजिए, 10 लाख तुम्हारे संसाधन का पढ़ने पर खर्च कर लो, और उनको सारी व्यवस्था, अच्छे प्रोफेसर दीजिए, अच्छे इंस्ट्रक्टर दीजिए, सारी पूरी व्यवस्था दे दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट कर, ये अच्छा होगा। चलिए, तो ये तो आप समझ गए बेटा। यहां से सवाल आते हैं, नो डाउट सवाल आते ही। अब नेक्स्ट, अब जो है आपका 10th शेड्यूल, ये कब आया, ये मायने रखते। तो 9th हो गया, 10th, तो ये आया 1985 थ्रू, ठीक है, 52वां संविधान संशोधन, 52nd अमेंडमेंट। तो 1985 थ्रू 52वां संविधान संशोधन, ये राजीव गांधी की सरकार थी, वो लेके आए थे। ये क्या था, एंटी डिफेक्शन लॉ। ये दल बदल कानून था, ये टू स्टॉप हॉर्स ट्रेडिंग। फ्लोर ट्रांसफर, so called horse trade। ठीक है, हॉर्स ट्रेडिंग को क्या कहते हैं, व्यापार। ये ध्यान, इस पर अच्छी खासी बहस होगी, बहुत इंटरेस्टिंग है, सवाल भी आता है। ठीक है, यहाँ 2/3 का एक चक्कर है। बेटा इसको समझिए, मैंने जो बात लिखी, 10th शेड्यूल 1985 में इंट्रोड्यूस थ्रू 52nd अमेंडमेंट ड्यूरिंग राजीव गांधी वॉज प्राइम मिनिस्टर। इट इज एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी ये दल बदल कानून कहलाता है। रीजन, टू स्टॉप फ्लोर ट्रांसफरिंग, यानी कहीं ना कहीं ये
पार्टी जब बदलते हैं ना नेता, एक पार्टी से दूसरे पार्टी, तो उसको कहते हैं फ्लोर ट्रांसफर। बीजेपी से कांग्रेस, कांग्रेस से नेशनल कांग्रेस पार्टी, ऐसे लोग बदलते रहते हैं। ये आया राम गया राम, वो भी पढ़ना है आपको, वहां से सवाल आता है। कॉल्ड हॉर्स ट्रेडिंग यानी अश्व व्यापार। 2/3 ऑफ मेजोरिटी, वैलिडिटी नंबर 2 लेफ्ट द पार्टीज इफ लेस देन लॉस्ट, ठीक है, मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर। अब इसको समझिए जो मैं कह रहा हूं, ये क्या मतलब है। 1989 के आसपास, ठीक है, 1989 से पहले, चलिए इससे पहले बात करें हम, ठीक है, तो देखते हैं। राजीव गांधी ने ये देखा कि बहुत सारे जो हैं लोग एमएलए एमपी एक पार्टी में आते हैं और वोट बैंक बनाते हैं, और चुनाव जो होता है भारत में वो पार्टी के प्रतीक चिन्हों के साथ होता है। तो हम किसी पार्टी को वोट देते हैं, नेता को नहीं, क्योंकि नेता का नाम कभी होता है क्या, चुनाव चिन्ह होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो याद रखना है, पार्टी को वोट दिया जाता है, पार्टी के विचारधारा पर हम वोट करते हैं, क्योंकि कलेक्टिवली गवर्नमेंट बनेगी ना, तो विचारधारा काम आएगी। हम व्यक्ति विशेष को वोट नहीं देते, हालांकि देते हैं व्यक्ति को ही देखते हुए, पर पार्टी के नाम पर वोट दिया जाता है, ऐसे आपको समझना होगा बाय सिस्टम। तो क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो है, जैसे मैं सुनील कुमार चौधरी, और किसी पार्टी ए से हमने चुनाव लड़ा, तो पार्टी ए के जितने भी कार्यकर्ता थे या पार्टी ए के समर्थक थे, उन्होंने वोट दिया, हमें जिताया, मैं पॉपुलर लीडर बना, अब एमएलए बन गया मैं, और पता चला कि ये हमें मंत्री नहीं बना रहा है और दूसरी सरकार बना सकता है अगली बार, या कुछ भी, या सीट दे सकता है अगली बार, मुझे लगता है मैं हार जाऊंगा और अगली पार्टी करेगी तुम मेरे पास आ जाओ, तो मैं उस पार्टी में चला गया, वहां एमएलए हूं या मंत्री बन गया, या खोखा ले लिया, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ ऐसे ले लिया, तो हम एमएलए भी हैं और ये भी है, और पार्टी बदल लिया, तो एक फ्लोर से दूसरी फ्लोर पर आ गए, फ्लोर ट्रांसफर। और चूंकि इस सब मामले में बहुत रुपये पैसे का खेल होता है, जैसे घोड़ा बेचा जाता है, तो एक तरह से एमपी एमएलए को घोड़ा कहते हैं यहाँ पर देखा जाए तो अश्व व्यापार यानी हॉर्स ट्रेडिंग। और आजकल तो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं, अकॉर्डिंग टू अमित शाह, नहीं, अस्तबल की ही ट्रेडिंग हो जाती है, पूरा घोड़े का अस्तबल ही बिक जाता है। कहने का मतलब ये है, अभी देखिए मणिपुर में जो बीजेपी की तथाकथित सरकार चल रही है, वीरेंद्र सिंह चला रहे हैं, ठीक है, इबोबी सिंह और उसके कुछ लोग जो थे, वो सब जो है सरकार बनाना चाह रहे थे, कांग्रेस 4 को इस्तीफा दिलवा दिया बीजेपी की तरफ से जो थे। क्या कि देखा आपने, सभी को बोल दिया कि आ जाओ, आला कमान बात करना चाहते हैं, कहाँ आपको दिक्कत है, और सबको प्लेन से ले आया है। अब यहाँ मिस्टर मोदी अमित शाह से बातचीत होगी, नड्डा जी से बातचीत होगी, और इनको इतना हिसाब किताब लगा देंगे, या तो सरकार बनेगी या वो लोग जेल जाएंगे, सरकार बची रहेगी या जेल जाएगी। आज का अखबार का न्यूज़ आपको भेजा हूँ मैं, मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री इबोबी सिंह जो कांग्रेस के थे, जब वो एक संस्था में थे जहाँ पर 320 करोड़ का घोटाला हुआ, ठीक है, अब उसका पूछताछ चल रहा है। समझ में आई बात, राजनीति कैसे चलती है। अलाउद्दीन खिलजी से भी बहुत खतरनाक राजनीति आज चल रही है, जिसमें मारा नहीं जाता, हत्या नहीं की जाती, पर इकोनॉमिकली, सोशियली, पॉलिटिकली किलिंग कर दी जाती है। लाइफ तो बची रहती है, पर आप कहीं के नहीं रहते हैं, ये चीज़ है। तो स्थितियाँ कुछ भी नहीं बदली है बेटा, मध्यकाल से लेकर आज तक। तो चलिए, जो भी है, आजकल तलवार नहीं, सीबीआई चलाते हैं, ईडी चलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वो चलती हैं। चलिए अब बात हम आगे करते हैं। तो दल बदल बहुत होता था, तो रोज रोज सरकारें गिर जाती थी, किसी का कोई भरोसा ही नहीं रहा। तो भरोसा तो दिखाए ना, तो रूल बना दिया क्या, कि कोई भी राजनीतिक दल जो है उसके जो एक्टिव मेंबर होते हैं, इसका मतलब है एमएलए है या एमपी है, उसको एक्टिव मेंबर कहते हैं। एमएलसी हैं, राज्यसभा के एमपी हैं, वो एक्टिव मेंबर कहलाते हैं। तो कोई भी राजनीतिक दल का कोई भी एक्टिव मेंबर अगर किसी पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी में जाता है, तो उसके लिए नियम यह है कि अगर 2/3 से कम टूटकर किसी अन्य पार्टी में जाता है, किसी अन्य पार्टी में जाता ही नहीं, किसी अन्य पार्टी में
बाहर से सपोर्ट करे या अलग गुट बना के खुद रह जाए या बाद में अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी एस्टैब्लिश कर ले या डायरेक्ट किसी पार्टी में मिल जाए, अगर 2/3 से कम है तो सबकी सदस्यता ही चली जाएगी, न रहे बांस न बाजे बांस। एग्जाम्पल गोवा में मान लेते हैं कि आज 24, ध्यान देंगे 24 एमएलए हैं बीजेपी के, टोटल सीट 40 है, 24 बीजेपी के, और हम देखेते हैं 14 सीट, ठीक है, 14 सीट जो है कांग्रेस को है। अब चलिए कांग्रेस चाहती है सबको खरीद ले बीजेपी से, तो बीजेपी में 24 है तो 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16, 2/3 कितना हुआ 16। अगर 16 एमएलए इकट्ठा एक साथ कलेक्टिवली बीजेपी को लेफ्ट कर जाते हैं, इस्तीफा देके बीजेपी को लेफ्ट कर जाते हैं, 16 प्लस या मिनिमम 16, तो ये 16 के 16 एमएलए बने रहेंगे। ये 16 के 16 किसी पार्टी में मिल जाए, एमएलए बने रहेंगे। ये 16 मिलकर के अपना एक पार्टी बना लें, एमएलए बने रहेंगे। ये 16 मिलकर के अपना एक ग्रुप बना लें, उनको गोवा के विधानसभा में स्पीकर को लिखित में दे दे कि हमें एक अलग गुट के रूप में सीटिंग की जाए, बैठाया जाए और यह हो जाए, तो उनके एमएलए शिप बने रहेंगे। अगर 2/3 से, अगर 2/3 से एक भी कम है तो इनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अर्थात 2/3 पूरा करने का मतलब है एरी चोटी का पसीना एक करना। बात समझ में आई? जो संभव नहीं है। तो इस तरह से फ्लो ट्रांसफर भी नहीं होगा। क्यों? इसका मतलब यह हुआ ना कि मुश्किल से ये काम करने बैठे लेकिन पता चला सदस्यता ही खत्म हो गई, तो ये नहीं होगा, तो रुक जाएगा दल बदल, तो स्टेबिलिटी आएगी, गवर्नमेंट में भी फेथ भी क्रिएट होगा। ये मतलब है। समझ में आई बात? अब कहेंगे 2/3 से हो जाए तो इसका मतलब ये माना जाता है ना कि अगर 2/3 लोग इस पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, सो देयर आर फॉल्ट इन पार्टी पॉलिसीज, नॉट ए पर्टिकुलर एमएलए। मास ऑफ द नंबर ऑफ एमएलए और एमपी want to be abstract. It means there are problem in it. And according to our constitution, fundamental rights, we have to freedom to go anywhere, to do anything, whatever the under the law. तो ये चीजें हैं, ये लाए थे राजीव गांधी। समझ में आ गई बात? तो इससे दल बदल कानून से स्थिरता आई, हॉर्स ट्रेडिंग कम हुआ, पर अभी भी चल ही रहा है। बात समझ में आ गई? अब ये तो पार्टी का हुआ, लेकिन अगर मान लेते हैं कोई निर्दलीय इंडिपेंडेंट एमएलए है, एमपी ऑफ लोकसभा है, वो उसका रूल है, इफ एनी इंडिपेंडेंट एमएलए और एमपी विद इन द ईयर ऑफ द डेट ऑफ ओथ ऑफ एज ए मेंबर, यानी सदस्य बनने के 1 साल के भीतर अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसकी सदस्यता खत्म। अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है, पर किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन करता है तो सदस्यता खत्म, निर्दलीय। बट इफ ज्वाइनिंग द अदर पार्टी आफ्टर 1 year later they will remain MLA MP, ये कानून है बेटा दल बदल का। इस पे सवाल आते ही हैं, और मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप जितने लोग हैं और भी अगर कोई आपके हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि हम पीडीएफ फाइल भेजना शुरू करें। हालांकि मैं कल से आप लोगों को पीडीएफ फाइल भेजना शुरू कर दिया हूं, आज भी मैंने पीडीएफ फाइल भेजे हैं। आज 39 न्यूज़ है आपके पास, न्यूज़ तो 50 है, कई न्यूज़ को हम एक ही में ग्राफ कर लेते हैं, एक ही पिक्चर में कैमरा स्कैन से। उसको पढ़िए, अंडरलाइन को पढ़िए और समझिए कि कहाँ से करंट अफेयर्स बनता है, और इस बहाने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल भी कुछ समझने का मौका मिलेगा। तो इसको जरूर पढ़ा करिएगा। और फिर हम बहुत जल्दी रोज़ जो राइटिंग करते हैं 1 जुलाई से पीडीएफ फाइल जो हम लिखते हैं वो भी पीडीएफ आपको भेजना शुरू करेंगे। स्मार्ट बना के छोड़ूंगा, ठीक है? और फिर आपको करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, वहाँ भी समझ आती है। तो करंट अफेयर्स के 3 लेयर्स होंगे, पेपर का कटिंग,
फिर आप हमारे कॉपी डायरेक्ट आप पढ़ रहे हैं, और तीसरा फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद भी अगर एक भी करंट अफेयर छूटा तो लानत होगी। अच्छे से पढ़िएगा। अब ध्यान दीजिए, तो मेरे कहने का मतलब है शेड्यूल 10th क्लियर। अब जो शेड्यूल है बेटा वो है आपका 11th, ठीक है, फर्स्ट, 24th, हालांकि चलिए इसको ऐसे देखें हम, 1992, 73rd, अमेंडमेंट, ये, ठीक है, enacted on 24th April 1993 as stamping and assigned by the President of India.
बेटा दोनों के बारे में लिख दिया हूं, अब फाइनली इसको समझाता हूं। 11वीं अनुसूची 1992 में 1992 में पार्लियामेंट ने पास किया, दैट बिल पास टू बिकम, ठीक है, एक्ट। तो याद रखना है पार्लियामेंट ने पास किया, कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू? थ्रू 73rd अमेंडमेंट। ये कानून लागू कब हुआ? इनेक्टेड ऑन 24 अप्रैल 1993। कैसे इनेक्ट हुआ? जब राष्ट्रपति ने अपने मुहर लगाए और अपना सिग्नेचर किया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, तो इसे इनेक्ट हुआ। तो इनेक्टमेंट कब है? ये है, इसको हाईलाइट किया जा सकता है। ये इनेक्टमेंट है, ये अमेंडमेंट है, ये 11th शेड्यूल है, ये पार्लियामेंट ने पास किया, उसका साइन है। लागू कब हुआ, कानून कब बना, ये है। और कानून बनता है राष्ट्रपति के, ठीक है, स्टेट एम्बलेम का मुहर लगाने से और साइन करने से। अब ये किससे रिलेटेड था? तो पंचायती राज से रिलेटेड। सब्जेक्ट क्या है? पंचायती राज। अच्छा, पंचायती राज दिवस हम कब मनाते हैं? बिकॉज ऑफ दिस 24 अप्रैल वी सेलिब्रेट पंचायती राज दिवस, बिकॉज ऑफ, एंड 24 अप्रैल इज ऑल्सो बर्थ ऑफ सचिन रमेश तेंदुलकर, आवर क्रिकेटर। अब आइए, पंचायती राज किससे रिलेट करता है? लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार से। स्थानीय सरकार का क्या मतलब है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण तीसरे स्तर पर लाइए। तो उससे क्या होगा? स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, यानी प्रजातंत्र मजबूत होगा। तो याद रखिएगा, प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हुए लोकल लोगों के लिए खुद डिसीजन ले अपने डेवलपमेंट का, उसके लिए काम किया, पंचायती राज लाया गांव में। ये विलेज का होता है ना। तो देखा आपने, 3 तरीके से सवाल पूछेगा, ठीक है। अगला 12th शेड्यूल 1992, अमेंडमेंट नंबर ये आपके सामने में है, 74th अमेंडमेंट। ये कब लागू हुआ? 1993 1 जून को लागू हुआ। क्या कोई सेलिब्रेशन होता है 1 जून? नहीं होता। अच्छा, ये किससे रिलेटेड था? स्थानीय सरकार से। क्या मतलब? नगर निगम से, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, जो शहरों में होता है, यानी नगर निगम। अब सवाल है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायती राज सिस्टम, ये दोनों जो है किससे रिलेट करता है? तो इस दोनों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया, संवैधानिकता प्रदान कर दी गई। आप हिंदी में इसे क्या कहेंगे? इन दोनों को संवैधानिकता प्रदान कर दी गई। अब आइए गौर से, तो ये भी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एज इट इज नो, अर्थात अमेंडमेंट नंबर 73, अमेंडमेंट नंबर 74, बोथ रिलेटेड टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, लोकल गवर्नमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, given power to the local people to their development according to their choice, according to their need, no, then take decision locally, ये मतलब हुआ। तो उससे रिलेटेड शेड्यूल ये लोकल गवर्नमेंट से है, ये स्ट्रेंथन टू डेमोक्रेसी से है। ऐसे समझना है, सवाल ऐसे ही आएंगे, तो ये ध्यान रखिए। इसको फ्री करिए, और इस तरह से ये आपका जो है आज का शेड्यूल फिनिश्ड हो गया। कल हम पार्ट्स पे चलेंगे, ठीक है, और अमेंडमेंट भी शुरुआत हो जाएगी। चीज़ों को बढ़िया से समझिए, चिंता मत करिए। कोई भी आपको दिक्कत हो यहाँ बोलने में, व्हाट्सएप पे सवाल पूछिए, व्हाट्सएप तुरंत करिए। मैं कोशिश करता हूँ, अब एक अच्छा है कि मैं अपना मोबाइल साइलेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सामने रख देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा अटेंशन उधर नहीं क्रिएट करूँगा। आपका कोई मैसेज आता है, व्हाट्सअप करिएगा बेटा, ठीक है, तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं देख लूँगा, सामने रखूँगा, तो मैं तुरंत जवाब भी दे दूँगा। तो व्हाट्सअप के साथ आप
देखे, लाइव देखते रहिए, व्हाट्सअप कर दीजिएगा जहां दिक्कत लगे, ठीक है, ऐसा करिएगा। और मैं ये भी कहूँगा वॉक की भी भेज सकते हैं, लिख के भी भेज सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। मैं कोशिश करूँगा वॉक की में जवाब देने का, और जो जवाब सामने वो मैं यहाँ बोल ही दूंगा, तो सब लोग के काम आ जाएगा। क्योंकि आपका हर कोई का जो पर्सनल सवाल है वो कलेक्टिव सवाल हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जीएस की ओर बढ़ेंगे, यानी करंट अफेयर्स, ठीक है। थैंक यू।